ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहां न्यूज़ के प्रोग्राम आज के मेहमान के साथ मैं हूं वक़ार ज़ैदी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रोज़गार के मामलात रोज़ बरोज़ गंभीरतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हसूल रोज़गार के लिए आबादी के नौजवान तबका बिलखसूस बैरून मुल्क जाकर मुलाजमत और कारोबार के लिए तरजीह दे रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो ना सिर्फ वहाँ से वीज़े का हसूल और बाइज़्ज़त रोज़गार के ज़राए के मौक़े पैदा करते हैं, उसी में माज़ इंटरप्राइजेज़ भी एक अहम इदारा काबिल ज़िक्र है। आज मेरे साथ आज के जो मेहमान हैं CEO अब्दुल रकीब साहब, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या सूरत हाल है, लोगों की इतनी बड़ी तादाद रोज़ बरोज़ क्यों बैरून मुल्क जाने को तरजीह दे रही है और किस तरह इस काम में मज़ीद आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं, क्योंकि बहरहाल ना सिर्फ जो बाहर ममालिक में रोज़गार के ज़राए ढूंढ रहे हैं, रोज़गार कमा रहे हैं, अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, वो पाकिस्तान के ख़जाने में ज़र्द मुबादला के हवाले से काफ़ी इजाफ़ा भी करते हैं और ये ख़ुद भी टैक्स पेयर होती हैं, जिससे लाजमी सी बात है कौमी ख़जाने को फ़ायदा हो रहा है। और इसके साथ साथ इस काम में किस तरह मज़ीद आसानियाँ गवर्नमेंट की तरफ से की जाएं तो इसके मज़ीद बेहतर नताइज आज सामने आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रकीब साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप कितने अरसे से इस कारोबार से मुंसलिक हैं, इससे पहले क्या करते थे और क्या समझ रहे हैं कि बेहतर है ये जितना अरसा आपने काम किया है? क्या समझते हैं कि कोई बेहतर कारोबार था कि नहीं, आपने कोई टाइम ज़ाया किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मतलब कि जितने भी यंग जनरेशन है उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी यंग जनरेशन है उसके लिए। पहले तो स्टार्ट से हमने तालीम हासिल की है, FA की है, BA की है मर्दान से, फिर यहाँ पे माइग्रेट हो गए, यहाँ पे शिफ्टिंग हमारी होगी। फिर इसी पीरियड में हमें ये था कि हम अवाम की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें और ये जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उसके साथ हम एक किस्म के रिलेशन बनाए ताकि हम इसको बाहर भेज सकें। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ मसले मसाइल इसमें आते भी हैं इस तरह के, हम उसको खुद पेश नहीं कर सकते। कुछ न कुछ मसले ये होते हैं कि आपको कितना अरसा हुआ? तकरीबन 17 साल हो गए हैं। 17 साल से माशाल्लाह। अच्छा, ये इन्हीं इदारों में आप काम कर रहे हैं, तो ये आपने फिर बाद में अपना इदारा कायम किया कि ये शुरू से आपने? नहीं, ये पहले से तो यहाँ पे हमारी रिक्रूटिंग एजेंसी और भी होती है, वहाँ पे हमने प्रॉपर इसका काम सीखा। ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पे हमें महसूस हुआ कि हमें अपनी एजेंसी खोलनी है, अपना ओवरसीज़ लाइसेंस लेना है, तो फिर हमने जाके वहाँ पे अपना ओवरसीज़ लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर सही काम कर रहे हैं और कभी इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई मसला इस तरह नहीं आया। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे बताएं, कम बेश जब से आप ये काम कर रहे हैं, और लाजमी सी बात है कि ये एक आपने जब लाइसेंस लिया है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपका ये इदारा अप्रूव हो चुका है, सारे मामलात जो होती हैं जो सरकार के साथ होते हैं वो आप उसको देख भी रहे हैं, सरकार भी देख रही है। अभी तक कितने लोग कम बेश आप बाहर भिजवा चुके हैं? तकरीबन ये 17 सालों में तो मैं तो सोच रहा हूँ कि 2500-3000 बंदे में। अच्छा, ये बड़ा देखें, 2500 का मतलब है कि कितने ख़ानदान उनके साथ वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं, और ना सिर्फ आपका भी ये कारोबार है, उनको भी एक रोज़गार का ज़रिया मिला, एक सवाब का काम भी है जो आप कर रहे हैं। अच्छा रकीब साहब, ये बताइएगा कि इन 17 सालों में आप क्या समझती हैं, क्योंकि आपके पास वो एक तजर्बा तो है और साथ आने वाले दिनों में भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कौन से शहरों से, कौन से देही इलाकों से लोग ऐसे हैं जो तरजीह देती हैं कोई और काम के बजाय कि बस वो बाहर चले जाएं?
असल में ये जो हमारा ओवरसीज़ लाइसेंस होता है ये आल पाकिस्तान में होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ मुंतखब कोई सिटीज़ होती हैं उसमें ये हमें प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक वेबसाइट है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, वहाँ से ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। वहाँ पे हम ये वहाँ बाहर से जो डिमांड हमें मिलती है, सऊदीया से, बहरीन से, दुबई से, कतर से, ओमान से, जहाँ से भी हमें एक डिमांड मिलती है प्रॉपर तरीके से थ्रू चैनल होता है। वहाँ एक एम्बेसी से अटेस्टेशन होती है उसकी, फिर उसके बाद इमिग्रेशन वहाँ पे जो होता है उससे होता है। फिर ये आके हमने यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से वेरिफिकेशन करनी है उसकी। वहाँ से वेरीफाइड होने के बाद वो अपने उसके वेबसाइट होते हैं ब्यूरो के, वहाँ पे ये चले जाते हैं। परमिशन देने के बाद ये फिर आल पाकिस्तान में लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं, उसमें सर्च करते हैं हमारे नाम का या जितने भी आजकल आपको पता है कि हालात किस तरह के चल रहे हैं पाकिस्तान के। तो हर बंदा अपने लिए कोई रोज़गार ढूंढ रहा है कि मैं हलाल रोज़गार के लिए बाहर चला जाऊं। यहाँ पाकिस्तान के तो हालात आपको पता है किस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि किरदार हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में आजकल कुछ नहीं रखा, मतलब कि बस ये लोग आते हैं लेकिन रेट भी इतना बढ़ गए हैं मेडिकल के, और हमें कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है इस चीज़ के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं। दिन ब दिन हमें मसाइल का सामना है, मसाइल हमें और मतलब कि लेके आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी ये नहीं कर रहे हैं कि हम छोड़ दें इस काम को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं मज़ीद भी। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये पहले तो एक चीज़ होती थी ना कि मर्द हजरात पाकिस्तान से जा रहे हैं और मुख्तलिफ नौकरियाँ हैं उसके लिए, तो अब क्या ख़वातीन के लिए भी कोई सिलसिले शुरू हुए हैं? जी, ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी ये है कि ख़वातीन के लिए भी है, लेकिन ये कि सऊदीया में ये अब स्टार्ट हुआ है और दुबई में भी स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो वहाँ पे ये है कि ख़वातीन के सिलसिले में थोड़ी सी सख्ती है, क्योंकि वहाँ के हालात अलग है, यहाँ के हालात अलग है। पाकिस्तान है, हम मुस्लिम माशरे में रहते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि ठीक है वो भी एक सिस्टम सही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसमें आसानियाँ पैदा हमारे लिए करें। हमारा किस किस्म के वीज़े होते हैं ख़वातीन के लिए? ख़वातीन के ज़्यादातर मतलब ऑफिशियली भी आते हैं, जितने भी एजुकेशनल तरीके से डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी है, नर्सेज भी हैं। सही। और फिर यानी कि जो हमारा क्रीम है, यानी कि वो लोग भी जा रहे हैं। जी बिल्कुल मीडिया सब कुछ यहाँ से हम जो है ना करते हैं। हमारे पास हर किस्म के ये होते हैं वीज़ा अपॉर्चुनिटी होती है इस चीज़ के बारे में। सही। अच्छा, ये जो आप जिन लोगों को जो आपसे रुजू करती हैं और आप उनका केस फाइल करती हैं, तो वो और जो लोग चले भी जाते हैं, बल्कि हमारे कैमरामैन ने अभी एक कैप्चर भी किया इस सीन को, आप किसी दोस्त को दे रहे थे आप पासपोर्ट और उसको हिदायत भी देते हैं। ये बताएं कि जब ये लोग जाते हैं इनकी नौकरियां उधर कंफर्म होती हैं, ये बस जाती हैं और जो भी हफ्ता 10 दिन बाद इन्होंने ज्वाइनिंग देनी है और अगले महीने से तनख्वाह घर आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि इस तरह का प्योरीफाई सिस्टम होता है? बिल्कुल, कुछ इस तरह होते हैं जो लीगल होते हैं, जो जिसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट कंपनी का वीज़ा है। कुछ आजकल सप्लाई बहुत ज़्यादा निकले हैं मार्केट में, तो यहाँ पे लोग सप्लाई के वीज़े उठा लेते हैं, फिर वहाँ पे जाके बेचारे जलील होते हैं और वहाँ पे उसको तनख्वाही नहीं मिलती, फिर वहाँ पे बैठे होते हैं, खर्चे का पैसा नहीं मिलता। इसमें पाकिस्तान एम्बेसी ने यह किरदार अदा करना होता है कि कम से कम आप जिस कंपनी से हमें वीज़े मिलते हैं, हम तो पाकिस्तान में होते हैं, हम तो यहाँ से अपने पैसे इन्वेस्ट करके वहाँ से वीज़े उठाते हैं। कम से कम पाकिस्तान एम्बेसी को यह होना चाहिए कि कंफर्म करे कि ये डिमांड है या नहीं है। इसके एक सिस्टम बनाए, हमें वहाँ से वीज़े मिलते हैं, हम लाखों रियाल वहाँ भेज देते हैं सऊदीया। वहाँ पे हमारा पाकिस्तान एम्बेसी सुनती भी नहीं है कि तुमने ये बंदे भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, किस तरीके से भेजे। वहाँ से थोड़ा सा भी मसला बंदे के पास आ जाए तो वो बंदे उठ के हमारे ऊपर कंप्लेंट करते हैं कि ये बंदे ने हमें भेजा और मिसगाइड किया। इल्जाम तो फिर बढ़ी जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये इसको होना चाहिए कि वहाँ पे जाके कंपनियों के साथ बैठ के बात करें कि ये बंदे आपने प्रोवाइड किए हैं, मतलब कंपनी से पाकिस्तान से प्रोवाइड हुए हैं, तो इसको आप क्यों तनख्वाह नहीं दे रहे हो, काम क्यों नहीं दे रहे हो, इसको रिहाइश क्यों नहीं दे रहे हो, इसके मसले मसाइल आप लोगों ने क्यों बनाए हैं। आप उससे पूछे बजाय कि हम हमारे ऊपर कंप्लेंट करें, हमारे ऊपर केसेस आ जाए, तो हम यहाँ पे अपने आप को जो है ना फिर कर भी नहीं सकते कि इसको हम अपने आप को फ्री करें कि यार ये हम तो इसको उधर काम दे रहे थे और काम की बजाय हम इधर खुद फंस गए, मुश्किल में आ गए। तो ये थोड़ी सी ये है कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। मुझे ये बताएं, जो उधर हमारी एम्बेसी मौजूद है, क्या उनके कॉन्टैक्ट नहीं होते उन कंपनियों के साथ, और जो जहाँ से वीज़े आ रहे होते हैं उनको नहीं पता होता इस चीज़ का? सर असल में पाकिस्तानी अवाम जो है ना वहाँ पे जाके वो एक ही बात कहते हैं कि हमने एजेंसी से वीज़ा लिया है और हमें एजेंसी हमारी जवाबदार है। हालांकि ये तो पाकिस्तानी
एम्बेसी के साथ सब कुछ रब्ता है, उसके पास केस कर सकते हैं जाके, उसका मकतब अमल होता है। जी बिल्कुल। लेकिन न बंदा का मकतब अमल में जाता है न पाकिस्तान एम्बेसी में जाता है, क्योंकि हमने तो उसको अभी एक दे दी मतलब कि अपॉर्चुनिटी दे दी, उसको बाहर भेज दिया। हमारा काम इस वक्त जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाज का टिकट हो गया, वो चले गए, कंपनी से राब्ता हो गया, सब कुछ उसको रिसीव कर लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ बताइए, सप्लाई क्या है? ये जो भी आपने एक लफ्ज़ बोला कि सप्लाई ये होता है कि यानी ये कंफर्म नहीं होता? कंफर्म ये होता है कि ये ज़्यादातर होते हैं ओपन वीज़े, जिसको हम आज़ाद वीज़ा कहते हैं। वहाँ से जितने भी पाकिस्तानी हमारे भाई है, हमें तो नहीं पता होता, हम तो पाकिस्तान में बोलते हैं भाई हमारे पास ये वीज़े पड़े हुए हैं 50 से 100 है, उसकी इतनी पेमेंट आप लगा दें, हम आपको वीज़ा भेजेंगे और ये बंदे आप हमें प्रोवाइड करो। फिर ये होता है कि ये बंदे वहाँ पर जाके जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं, पैसे हम अपने इन्वेस्ट करते हैं, फिर लोगों से बाद में लेके वो पेमेंट हम रिकवर करते हैं अपने, उसमें हमारी 15-20 हज़ार रुपये मजदूरी होती है। वो मजदूरी हम लेके मतलब एक मुनाफे के लिए हम बिजनेस के लिए बैठे हैं, वहाँ पे हमने बंदे को भेज दिया ना। हमारे पास इस तरह भी होता है कि जिसके पास हम भेज देते हैं बंदे, वो बंदे फिर उसको रिसीव करने भी नहीं आते। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बंदे उसको रिसीव करने भी नहीं आते। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे उसकी रिहाइश का मसला होता है, तनहा का मसला होता है, खाने का मसला होता है, मतलब काम तो दूर की बात है, कम से कम रिहाइश खाना प्रॉपर तरीके से मिल जाए, ये तो मिलना शुरू होना, फिर कम से कम ये एम्बेसी वहाँ पे एक इस रूल बनाना चाहिए कि जो भी बंदे वीज़े पाकिस्तान देते हैं वहाँ से सऊदीया से, उसका लीगल तरीके से कोई वहाँ पे अटेस्टेशन या कोई इस तरह इंफॉर्मेशन हो, कंपनी पहले एम्बेसी से वेरीफाई करे तब पाकिस्तान वीज़े भेजें, ताकि ये कंपनी ठीक है, खराब है, गलत है, इसके पास काम है, इसके पास काम नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, वरना पता चले कि वही कमाने के लिए बैठे हैं, वही कमा रहे हैं और नुकसान आप लोग को जो भिजवा रहे हैं उनको हो रहा है। सिर्फ वजह ये है कि क्योंकि आप यहाँ हैं, वहाँ तक अगर आप हर वीज़े के पीछे चक्कर लगाना शुरू कर दें तो फिर कमाई तो ना हो। अच्छा एक चीज़ ये बताएं कि ये जो हमारे जो आपके जो ब्यूरो जो इस्लामाबाद में भी वफाकी दारुल हुकूमत में कायम है, इनका क्या रोल होता है? ये सिर्फ आपको चेक एंड बैलेंस करते हैं कि ये उन लोगों को भी चेक एंड बैलेंस कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चेक एंड बैलेंस करते हैं, और जो भी मसले मसाइल हो जाएं वो वहाँ पे ख़ुद भी पेश करते हैं, और हम भी उसके साथ कोऑपरेट करते हैं। हर बंदे के साथ लाजमी बात है, गरीब लोग होते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके ज़्यादती हो जाती हैं, जब वापस आते हैं तो हम भी उसके साथ कोऑपरेट करते हैं। ये नहीं कि हम अपना नुकसान करते हैं, कुछ बंदों के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन हम उसको भी अपने साथ, ये नहीं कि हमने बस पैसे ले लिए और का लिए, ये इस तरह हम नहीं करते ना। हम इलीगल काम तो बिल्कुल हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो उसके पास रजिस्ट्रेशन है, कोई भी मसला हो जाए हमारे ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, हमें हमारे लाइसेंस बंद कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें एक और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, कुछ लोग इस तरह होते हैं कि वो वहाँ जाके तनख्वाह भी लेते हैं 15-15 महीने, 16-16 महीने, 18-18 महीने काम करने के बाद भी वापस जब आ जाते हैं तो कह रहे हैं कि हमारे साथ एजेंसी ने ज्यादती की है। अच्छा, तो कम से कम ये लिमिट होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 मंथ। हाँ, कि अगर उस अरसे में कोई कंप्लेन है तो आप ठीक है शिकायत कर सकते हैं। 2-3 महीने तक आप कंप्लेंट करें कि हाँ एजेंसी के साथ हमारा मसला है, हम कंप्लेंट लेने के हकदार हैं या देने के हकदार हैं। अब जब 16-15 महीने होने के बाद भी बंदा वापस आ जाए, कह रहे कि मैंने इसको 2 साल का वीज़ा लिया है, और अब जब हम 2-3 महीनों की तनख्वाह उसको प्रोवाइड करते हैं, रिहाइश खाना पीना सब कुछ हमने प्रोवाइड कर लिया, तो बस हमारी तो वो अब इधर तक बात थी। अभी हम 2 साल या आप तो बहरहाल सर्विसेज दे रही है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फिर तो ना वो बंदा होता है, न कंपनी होते, ना हमारा कांटेक्ट होता है, ना हमारी बात सुनता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इस चीज़ के ऊपर वीज़ों की भी कोई मियाद होती है, कुछ साल का, 2 साल का, 4 साल का, इस तरह कि ये ओपन ही होते हैं, बस जो चला गया सो चला गया? इसका इस तरह होता है कि पहले वीज़ा जब हमारे पास आता है तो ये 2 साल का एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो कंपनी देती है एग्रीमेंट कि 2 साल हम इसको अपने पास रखेंगे और तनख्वाह देंगे, खाना देंगे, सब कुछ मतलब प्रोवाइड करेंगे। ये कंपनी की तरफ से हमें एक एग्रीमेंट मिलता है। ठीक है। अगर वो एग्रीमेंट हम ले लें कंपनी से, तो वो कंपनी की जिम्मेदारी ये बनती है कि ये बंदा इसके ऊपर पूरा उतरें और वो काम उसको दें। ठीक है। अभी जब एग्रीमेंट कंपनी ने मुझे दे दिया, उसमें 1500 तनख्वाह लिखी है, खाना लिखा है, रिहाइश लिखा है, तो उसके ऊपर जो है ना ये हमारा अक्सर बंद इस तरह होते हैं कि वहाँ पे जाके भी वो फिर नहीं प्रोवाइड होता है। हालांकि हमें एग्रीमेंट मिल जाता है, एग्रीमेंट हमें मिल जाता है, लेकिन एग्रीमेंट के ऊपर भी वो काम नहीं होता, बस वो एग्रीमेंट फर्जी होता है, वो कह देते हैं भाई ये एग्रीमेंट को हम नहीं मानते। अच्छा, नए सिरे से फिर वो तो वो फिर लाजमी जो जा रहा होता है इतना बेचारे, क्योंकि हमारे आप भी बेहतर, क्योंकि खुद आप पाकिस्तान में कि लोग बड़ी जमा पूंजी लगा के वो आप तक रसाई हासिल करते हैं कि जी फलानी हमने जॉब का इश्तिहार देखा, हमें इस पे भेज दें। तो वाकई अगर उसके लिए प्रॉब्लम हो तो फिर इसका हल क्या समझते हैं आप?
हुकूमत को तजवीज़ देना चाहेंगे कि ये चीज़ हो, ताकि ये जो कल को वो लोग अगर 2 नंबरी करते हैं तो या पाकिस्तान के एम्बेसी का उन ममालिक के एम्बेसी के साथ रब्ता हो, जी और एक जो खालिस तरीके से बाकायदा जो नौकरियां निकलें उसके उसी के ही वीज़े जारी हों, और सेकंड ये कि अगर आज़ाद वीज़े भी हैं तो उसके पीछे बैकअप पे कम से कम दोनों ममालिक की हुकूमतें खड़ी हों। आप क्या कहती हैं आप इस बारे में? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जितना भी यहाँ से मैन पावर जाता है पाकिस्तान से, तो वहाँ पे जाके चाहे एग्रीमेंट का हो चाहे आज़ाद हो, आज़ाद का तो खैर इतना इशू नहीं होता, वो तो हर बंदे का अपना एक सिस्टम होता है। 2 साल का वीज़ा है, 1 साल का है, ये सिर्फ 2 साल के वीज़े के लिए हम उधर पाकिस्तान से इसको भेजते हैं, बंदों को प्रोवाइड करते हैं मैन पावर। हमारा तो यही काम होता है, हम बैठे इस काम के लिए हैं। बिल्कुल, ओवरसीज़ की तरफ से हमें लाइसेंस इस चीज़ का मिला है। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हमें मसाइल मुश्किल हालात में न डालें, हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ले आएँ कि हम वो मसले मसाइल हल करें। कम से कम पाकिस्तान एम्बेसी को ये होना चाहिए कि उन एम्बेसियों में जाके उसको बताएं कि जो जिसके पास वीज़ा है, मतलब एक बंदे के पास वीज़ा पड़े हैं 50 है 60 है, सिर्फ ये वीज़ा नहीं होना चाहिए कि बस वीज़ा है अब पाकिस्तान भेजो, गधा है घोड़ा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सही, बाकायदा तौर पे उसका एग्रीमेंट हो, पाकिस्तान एम्बेसी से वेरीफाई हो, वहाँ के जो इमिग्रेशन वहाँ से वेरीफाई हो कि हाँ भाई ये एम्बेसी जाएँ वहाँ पे काम देखें कि वहाँ पे काम है कि नहीं इस बंदे के साथ। अगर इसके पास काम है तो ये वीज़ा पाकिस्तान आ सकता है, वरना इसके पास काम नहीं है तो ये वीज़ा भाई अपने पास रखें। इसका हम आपको परमिशन नहीं दे सकते किसी चीज़ का भी। अगर हम आपको परमिशन देंगे कल फिर ये लोग पाकिस्तान वाले आएंगे, मतलब किसी भी हाँ, तो फिर वो भी एक देखिए ना, एक मजमा लगना शुरू हो गया, उनके पास काम भी नहीं कुछ भी नहीं, और आगे से तो फिर ऐसी सूरत में कोई केस आपके साथ भी हुआ है जी? काफी अर्सा हुआ है। फिर क्या करते हैं आप? क्या इन द एंड क्या होता है? क्या वो फिर जिसका नुकसान हो गया बस उसको पूरा कर दिया और खत्म हो गया? वो नुकसान जिसका हो गया क्लाइंट तो हमें जानते हैं, क्योंकि हम इधर जिम्मेदार लोग बैठे होते हैं। ओवरसीज की तरफ से हमें लाइसेंस होल्डर हैं, हम लाइसेंस होल्डर हैं, एजेंट हज़रात तो हम है नहीं कि भाई वो बस उसने पैसे 20-25 हज़ार रुपए लेके अपने साइड पे हो गए, भाई से जाने और तुम काम जाने उसका। तो कम से कम वो बंदे जब आ जाते हैं हमारे ऊपर कंप्लेन करते हैं, या हम खुद बैठ जाते हैं फेस टू फेस बंदों के साथ जरगे की सूरत में, उसके साथ जो मसले मसाइल होते हैं, जो वहाँ से हमें वीज़ा आया होता है वो तो उसने अपने पैसे ले लिए, हाँ, वो तो चला गया, खत्म हो गया। टिकट वाले ने पैसे ले लिए, प्रोडक्टर के पैसे चले गए, और उसके साथ पैसे उसके साथ चले गए। बाकी हम फिर जवाबदार हैं, हम देंगे पैसे, जिम्मेदार हैं, लेकिन इसमें किसी चीज़ का कोई किस्म का किरदार अदा नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, देखिए ये बहरहाल सिर्फ आपका नहीं, रिक्रूटिंग एजेंसियों का जितनी भी ओवरऑल काम कर रही हैं उन सबका ये जो कानूनी तरीके से काम कर रही हैं उन सबका ये मसला है। मुझे ये बताएं, आपकी 2 तंजीमें, पहले प्यूपा थी, अब एक मेवा भी, मेवा के नाम से भी एक तंजीम बन गई है, और दोनों तंजीमें कहती है कि जी हम आपके मसाइल का तदारुक करेंगे, हल निकालेंगे। तो ये तो लाजमी सी बात है, वो भी आप में से ही लोग हैं, उनके भी यही मसाइल हैं, यही मसाइल। दूसरा मसला आपने डिस्कस किया था मेडिकल के हवाले से कि भाई मेडिकल में भी बड़ा कई बार होता है। मुझे ये बताएं कि जब ये सूरत हाल होती है आपकी तंजीमें क्या किरदार अदा करती हैं? सर, तंजीमें तो आजकल कुछ नहीं कर रही, जो सीधी सीधी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा हर जो है ना हर साल इलेक्शन होता है प्यूपा का। सही, मैं तो प्यूपा के साथ मुंसलिक हूँ, लेकिन ये कि पाकिस्तान एम्बेसी मतलब ये जो प्यूपा है, प्यूपा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, न कर रही है, क्योंकि आजकल इस आपकी आवाज़ तो पहुँचा सकती है ना जी। कराची एम्बेसी में आजकल के जो हालात चल रहे हैं, लोगों के मेडिकल एक्सपायर हो गए हैं 2-2 दफ़ा, लोगों के 25-25 हज़ार रुपये सिर्फ मेडिकल एक दफ़ा करने का फीस है, फिर 25 और जब दोबारा एक्सपायर, दोबारा 2 महीनों में वीज़ा एक बंदे का नहीं लगता, तो ये तो गरीब लोग ये पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? बिल्कुल ठीक है। तो कम से कम ये मसाइल जो एम्बेसी में आजकल पैदा हुए हैं, एग्रीमेंट का मसला है, अच्छा पासपोर्ट 10 जा रहे हैं, 20 जा रहे हैं, कोटा जो है ना 50 का हो गया, 10 का हो गया, 20 का हो गया, मेडिकल एक्सपायर हो गया, एग्रीमेंट नहीं है, ये हो गया, वो हो गया। कम से कम इनकी तरफ थोड़ा सा ये ध्यान करें कि भाई हमने इलेक्शन में आपसे वोट लिया है, कम से कम हम वोट का तो वो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो इसको दे दें। तो बस हर साल उठ के आ जाता है भाई, हमें सिर्फ वही निज़ाम हो गया जिस तरह सियासत का है,
बस मैंने वोट ले लिया और अस्सलाम वालेकुम, बाकी तुम जानो, तुम्हारा एजेंसी जाने और तुम्हारा प्यूपा जाए। अब्दुल रकीब साहब, बड़ा खुल के आपने बहरहाल बात बोली, लेकिन फिर मुझे हैरानगी ये है कि आप फिर उन्हीं तंजीमों के साथ ही हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने किसी को नहीं किया आगे। अच्छा, ठीक 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 ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये भी इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि जो आप लोग के अपने बंदे होते हैं, जिनके ये दफातर हैं जहाँ से आवाम रजू करती है और वीज़ा लेती है और नौकरियों के लिए चली जाती है, इनके अपने ये मेडिकल सेंटर भी हैं, या अगर इनके अपने नहीं हैं तो कम से कम इनके मेडिकल सेंटरों वालों से राब्ते हैं। ऐसी सूरत में अब आप क्या कहती हैं, क्या इसमें कोई कमीशन का कोई मामला होता है, या वाकई ये इल्ज़ाम दुरुस्त है कि इनके कोई आपस में कोई मामला होता है, जानबूझ कर ड्रॉप किया जाता है कि यार इस बंदे को 2-3 दफ़ा करो, ठीक है ना? नहीं, इसमें अभी आपने जो अमाउंट बताई, कोई 2-4 दफ़ा एक बंदे का हो जाए, लाख रुपए तो उस मेडिकल सेंटर में चले ही गया ना। ऐसी बात नहीं है, एजेंसियों के हैं मेडिकल सेंटर, ये मैं मानता हूँ कि है, लेकिन उसके साथ वो अपना काम कर रही है मेडिकल सेंटर जितने भी है। लेकिन मेरे सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है, जो पाकिस्तानी अवाम है यहाँ से जा रही है, मतलब एक एक्सरे का मसला है, छोटा सा मसला है, एक्सरे का इतना बड़ा नहीं है, या ALT जो गरमाइश, SGPT जो गरमाइश के ज़मरे में आता है कि यार ये चीज़ से बंदा नहीं जा सकता सऊदीया, कम से कम ये कोई बीमारी नहीं है। अब इंसान है, कभी ALT कम है, कभी ALT ज़्यादा है, कभी अब एक बेचारे का चेस्ट में मसला है, मतलब एक डॉट है, सही, तो डॉट की वजह से तो वो उसको मसला नहीं होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, उसका तो ना डॉट न किसी को लग सकता है, ना उसका कोई मसाइल बनते हैं, तो ये गरीब लोग बार बार आके दोबारा पीछे बर बर के उसके ऊपर ये जो है ना मसाइल बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि मेडिकल का टाइम कम से कम 3 महीने होना चाहिए। 2 महीने कुछ टाइम नहीं होता, 2 महीनों में तो आजकल वैसे वीज़े नहीं लगा रही, कम से कम 3 महीने हो जाएं। और ये मसले जो फिजिकली या ये वीज़े के बाद होता है, मेडिकल वीज़ा लगने के बाद होता है? नहीं नहीं, ये मेडिकल पहले होता है, पहले होता है। और ये कितना एक अरसा इसका मियाद होती है? ये 2 महीने तक जब हम मेडिकल करते हैं 2 महीने होता है। अब बेशक वीज़ा आए या ना आए, ये ज़ाया ही हो जाएगा। 25,000 रुपये उसके चले गए। तो ये कौन करेगा, इसका हल कौन करेगा, इसको इस अमल को दुरुस्त कौन करेगा? ये इस अमल को हमारे प्यूपा ठीक कर सकती है। ठीक है, प्यूपा एम्बेसी के साथ बैठ जाएं, उसका हल निकालें कि ये जो अनफिट केसेस हैं, या मतलब अनफिट इतना नहीं, अब एक बंदे में एड्स है, हेपेटाइटिस C है, वो अलग एक मैटर है, उसको नहीं होना चाहिए, उसको अनफिट करना चाहिए। जब एक फिजिकली मसला है, एक बंदे का एक उंगली कटी है, या एक्सरे में कोई दाग है, या गरमाइश है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा से मसले पे उसको आपने अनफिट नहीं करना, क्योंकि बंदों ने 25,000 रुपये दे दिए हैं। अब एक बंदे का मसला है डॉट का, एक्सरे का, या उंगली कट दी, तो उसके 25,000 बेचारे के चलेंगे। कम से कम इसको होना चाहिए कि ये पैसे इसको रिटर्न करे, भैया आप नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल इलीगल है। अच्छा रकीब साहब, ये चीज़ बताइएगा कि जो हमारी आवाम अचानक पैसे लेके दौड़ पड़ती है, बेशक पैसे हैं नहीं हैं, अरेंज कर रहे हैं, और फिर कल को उनको ना सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ शॉर्टकट ज़राई होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? क्या ये आप में से होती हैं, या ये कोई कैटेगरी और होती है, ये बस ट्रैप करते हैं लोगों को? और इनसे बचा कैसे जा सकता है? असल चीज़ है कि लोग इनसे कैसे महफूज रहें। असल में बात इस तरह है आजकल पाकिस्तान में हर गांव में एक एजेंट बैठा होता है। एजेंट हज़रात जो हमारे मतलब के गांव में है, भाई मेरे पास वीज़ा है, आ जाओ, ये करते हैं। ठीक है, उस बंदे से बेचारे थे पैसे लेके कमाई करें, हर बंदा रिज़्क़ के लिए बैठा हुआ है, लेकिन मुनासिब एजेंसी का रेट है 5 लाख, तो तुम 5,20,000 ले लो, कोई इशू नहीं है। उसको बेस्ट ऑप्शन दो, वहाँ पे उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो। ये ना हो कि बस इसको पासपोर्ट इससे ले लो और मैंने इसके लाख रुपए लेके खा लिए, इस तरह नहीं होता। एजेंसी में जाए, बाकायदा उस बंदे को भी साथ ले जाएं, एजेंसी में बैठाएं उस बंदे को, भाई ये इसके पास वीज़ा है, इतना एजेंसी का रेट है और इतना मैं आपसे 20-25,000 रुपये लूँगा। एक बात वो हो गई। एक बात ये है कि कुछ एजेंट हज़रात ऐसे भी होते हैं, लोगों से पैसे लेके एजेंसी में बंदे को नहीं बुलाते हैं, उसको पता नहीं चलता कि तनख्वाह मेरी कितनी है, क्या हिसाब किताब है, क्या नहीं है, बारो बारी डील कर लेते हैं। जब बंदा बेचारा वहाँ चले जाता है, एजेंसी ने तो उसने देखा नहीं होगा, नहीं प्रमोटर ने उसको कुछ समझाया नहीं होगा कि भाई ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, उसको कह रहे कि बस आप हमें दे दो, हम खुद हैंडल कर देंगे। कोई ऐसी हज़रात भी होते हैं कि वो 2,000 2500 तनख्वाह बता के भी भेज देते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1200 या 1300 तनख्वाह होता है। कंप्लेंट किस पे आता है? ओवरसीज पे। जी बिल्कुल, ओवरसीज पे कंप्लेंट, क्योंकि उसने एजेंसी ने हमें दिया, एजेंसी को पता ही नहीं होता, बंदा इधर पेश नहीं होता।
लोग पैसे खा लेते हैं। अभी मैं एक वीज़ा मैंने दिया है बहरीन का, मैं डिमांड चला रहा हूँ, उसमें मैंने लोगों के वीज़े दिए हैं 4 लाख, 4.25 लाख, 4.20, 4.50 इतने का। लोगों ने वही वीज़े 8-8 लाख रुपए के बेचे हैं। इतनी ज़्यादा ये लोग करते हैं एजेंट। मैं पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, हम एजेंसियाँ मतलब जो ओवरसीज ऑफिस हैं, ये किसी को कुछ नहीं कहती। आप आ जाएं पिंडी में, मर्दान में एजेंसियाँ हैं, पूरे मुल्क में भी है, एजेंसी होल्डर से वीज़ा ले लें, वहाँ पे जाके फेस टू फेस बात करें, उससे मालूमात करें कि वीज़ा जेन्युइन है नहीं है, ये सिस्टम है। तीसरी बात यह है कि आजकल हमारा सोशल मीडिया बहुत आम है जी। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे आ गया जी, हमारे पास वीज़े हैं हरम शरीफ के, अलमाराई के। हालांकि ये 100 दफ़ा हम इन लोगों को बता चुके हैं, 100 दफ़ा कि ये फेक है, जितने भी सोशल मीडिया पे है ये फेक है। ये लोग फिर भी उन लोगों को पैसे, जो ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है, ये वही है। जी जी, वही है। अब ये जो है आगे अलमाराई का, हरम शरीफ का, हरम पाक का, मदीना मुनव्वरा का सफाई का काम है। वहाँ पे मतलब कि कितने लोग जाएंगे हरम शरीफ में और मदीना मुनव्वरा में सफाई के लिए? लिमिट तो होगा ना। कम से कम ये आवाम को भी सोचना चाहिए कि मैं अगर हरम शरीफ पैन में जा रहा हूँ या मदीना मुनव्वरा में जा रहा हूँ, में भी काम करें तो एक मिसाल है 1000 बंदा होगा, 1000 बंदा होगा, तो हर दिन सिस्टम पे ये चढ़ा होता है अलमाराई का वीज़ा है, मदीना मुनव्वरा का वीज़ा है, फ्री वीज़ा है। जब वो उससे कांटेक्ट करता है तो उसका इतना तेज़ दिमाग उन बंदों के होते हैं कि वो बिल्कुल इसको वॉच कर देते हैं। बिल्कुल कि भाई कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपने ये जगह जाके मेडिकल करना है। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो उसको ये कहते हैं कि भाई आपने मेडिकल करके वहाँ पे जाए। सेंटर उसके साथ जुड़े होते हैं, जो प्राइवेट बनाए होते हैं, उसके साथ ये बिल्कुल कुछ सेंटर अच्छे भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि वो उसने उसके साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट किया होता है, भाई मैं आपके पास बंदा भेजूंगा, आपको मैं 2000 या 3000 रुपये दूंगा, आपने इस बंदे से 25,000 रुपये लेने। तो एक तो उसमें उसका निज़ाम चल जाएगा। फिर जब ये हो जाता है, उसको फेक वीज़ा बेच के बताते हैं कि भाई आपका टिकट हम करेंगे, इसमें टिकट का आपको पैसे रिटर्न होंगे, तो आप इस अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दें। अकाउंट कौन सा देते हैं? उसको इजी पैसा का। अकाउंट नंबर कोई नहीं देता, सिर्फ इजी पैसा का अकाउंट देते हैं, उसका तो माँ बाप नहीं होता जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल आगे पीछे से फ्री होते हैं कि क्यों इजी पैसा भेज दिया, उसने आगे से ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, बाद में नंबर बंद कर दिए। तो ये मैं पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप वीज़ा ले लें, एजेंसी में मुतालिका जो जिस गाँव की एजेंसी है वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर एजेंसी से डायरेक्ट वीज़ा लें। एजेंटों हज़ारात से, सोशल मीडिया से बिल्कुल साइड पे हो जाएं। सोशल मीडिया मुकम्मल फेक है आजकल, जितने भी सोशल मीडिया पे है। ये बार बार हम ये लोगों को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जब तक लालच मौजूद है ना, तो वो फिर इस तरह के नौसरबाजों का काम भी। लेकिन एक एजेंट और एक सोशल मीडिया, आपने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे नाजरीन को समझाया भी है। ये मुझे बताएं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती, कोई महकमा भी है ऐसा जो इन लोगों को, एजेंटों को जो ये जो गुमराह कर रही होती हैं, और ये जो इस ऑनलाइन तरीके से जो फ्रॉड हो रहा है, कुछ पकड़ सकड़ भी होती है किसी के घूम फिर के फिर वही आप तक, क्योंकि आप लाइसेंस होल्डर हैं? जी जी, असल में कुछ ऐसे भी होते हैं सर के हमारे जितने भी ओवरसीज लाइसेंस है उसके कार्ड पैक बना लेते हैं। तो बेचारे, तो उसको पता है भाई ये मेरी एजेंसी है, ये मेरा लाइसेंस नंबर है, वो भी उसको क्या पता, बस ठीक है ये बता रहे हैं तो सही है। तो कुछ है पकड़ दकड़ भी होती है, लेकिन पाकिस्तानी निज़ाम में कब तक पकड़ दकड़ जारी होगा? बिल्कुल सही। ये लोग समझते नहीं है। से कम इन लोगों से आप बचें, डायरेक्ट एजेंसियों में आ जाएं, सोशल मीडिया से खुसूसी बचें, और इसके ऊपर मुस्तनद इदारों से रुजू करें जो बैठे हुए हैं, एक सिस्टम लेके बैठे। और इसके लिए एक इदारा भी कायम है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है, ये अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपके पास आ जाएगा, उसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको एक बंदा बताता है कि मेरे पास ये वीज़ा है, तो उसका कार्ड ले रहे हैं, भाई किस एजेंसी पे है, उस कार्ड के ऊपर एजेंसी का नाम लिखा होता है कि ये प्लान एजेंसी। जिस तरह मेरा माज इंटरप्राइजेस है, माज इंटरप्राइजेस आप सर्च करें गूगल में कि इसके पास वैकेंसी है, या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साइट पे इसके पास वैकेंसी है कि नहीं है। तो आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। किसी अगर आप खुद नहीं जानते तो किसी ऐसे एजुकेशनल जो मतलब कि तालीमी याफ्ता बंदा हो, उससे कम से कम पता करके ये वीज़े हैं कि नहीं है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप उस पर ध्यान करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, हर किस्म के नुकसान से बचने के लिए आपकी अपनी तहकीक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन समेत जो हुकूमती इदारे हैं,
और जो मुस्तनद रिक्रूटिंग एजेंसियाँ जो बैठी हैं, जो लाइसेंस होल्डर बैठी हैं, लाजमी सी बात है कि वो किसी न किसी चेक एंड बैलेंस में आ रही होती हैं, उनसे रजू करें, मुस्तनद इदारों से रजू करें, तो आप यकीनन किसी न किसी नुकसान से भी ना सिर्फ महफूज रहेंगे, बल्कि जिस मकसद के लिए घर से निकल रहे हैं, बैरून मुल्क जा रहे हैं, आपका वो मकसद भी पूरा होगा। हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे और अपनी आरा से हमें आगाह कीजिएगा। कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ वकार ज़ैदी, जहां न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।